इस सेशन में हम बात करेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बेसिक फ्रेमवर्क की बात करूं तो ये एक स्नैपशॉट है जो कि एक एक्चुअल आईटीआर ऑनलाइन जब हम फाइल करते हैं उसका एक पार्ट है। जब हाउस प्रॉपर्टी सेगमेंट की बात आएगी तो इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एक आईटीआर के अंदर आपको कौन कौन से प्रपोर्शंस उसके सेगमेंट शो होंगे। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, उसके कंपोनेंट्स, then income from let out property, then any deductions which shall be available from overall rental value, and the final amount after providing for interest on housing loans and let out property, ये दोनों ही deductions का पार्ट है। So finally it becomes income under the head house property। जैसा कि हम देख सकते हैं प्रिंसिपली दो सेगमेंट्स जो हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बात की गई है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और दूसरा लेट आउट प्रॉपर्टी जो कि रेंट पे दी गई है। चाहे आप खुद अपनी प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो उस केस में वो आएगी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में, और अगर आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, किराए पर दिया हुआ है, तो उस केस में वो आएगी लेट आउट प्रॉपर्टी। और दोनों ही केसेस में अगर वो हाउस प्रॉपर्टी है तो वो इस सेगमेंट के अंदर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी क्वालिफाई करेगी, चाहे आप उसको खुद ऑक्युपाई कर रहे हो और चाहे आप उसको एक्चुअल रेंट पे दे रहे हो। अगर बेसिक्स की बात करें तो जो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी है कि क्या प्रोविजन है, किसके बेसिस पे जो है इनकम चार्ज होती है इस हेड के अंदर, तो वो होती है हमारी एनुअल वैल्यू। बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू या उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या है वो डिसाइड करेगी कि कितना अमाउंट जो है उसका इनकम जो है वो बनेगा, इनकम डिसाइड होगा। एनुअल वैल्यू जो है ये एक किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी लैंड की जो है वो है रियल क्राइटेरिया अंडर दिस हेड। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि हम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग अंडर इनकम अंडर दिस हेड, तो वो है बिल्डिंग एज वेल एज एनी लैंड्स अपॉर्टिनेंट देयर टू। अपॉर्टिनेंट देयर टू मीन्स विच इज सिचुएटेड इन क्लोज विसिनिटी और प्रॉक्सिमिटी टू सच बिल्डिंग्स शैल क्वालिफाई टू बी हाउस प्रॉपर्टी। अब जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग इंक्लूड्स हाउस, रेजिडेंशियल हाउसेज, गोडाउन्स, बंगलोज, डॉक्स, वेयर हाउसेज, एनी ब्रिक और स्टोन वर्क कवर्ड बाय रूफ एंड सो ऑन। और लैंड कौन सी कवर्ड है जिसको हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर कर सकते हैं, वो लैंड, वो ज़मीन जो ऐसी एक बिल्डिंग के साथ हो, उसकी विसिनिटी में, उसके साथ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दैट बिल्डिंग जो है वो जुड़ी हुई, सिर्फ उसी को कवर करेंगे। लैंड विच इज नॉट इन विसिनिटी और विच इज नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विद सच बिल्डिंग शैल नॉट क्वालिफाई टू बी अ प्रॉपर्टी अंडर दिस हेड। थर्ड कंडीशन की बात करें तो जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। हेंस इट इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी हु इज लायबल टू पे टैक्स ऑन सच हाउस property. Then that property may be used for any purpose other than assesses business or profession। अगर और बिजनेस और प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है तो उसको, जैसे कि हमने पिछले सेशंस में देखा था जो हमारी वीडियोस थी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस केस में वो बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के हेड जो है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर चार्ज की जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाएगी। पर अगर उसके केस में नहीं यूज हो रही तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी जो भी है उसको हम इस हेड के अंदर नॉर्मली इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी चार्ज करेंगे। अब कुछ और केसेस हैं, सिमिलर केसेस इसी पॉइंट से मिलते जुलते, जिसको कि बिजनेस और प्रोफेशन के दायरे में की अगर हम बात करें, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी ऐसी है विच इज़ हेल्ड इज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कि कोई पर्सन है, कोई असेसी है जिसका काम ही है सेल और परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और हाउस प्रॉपर्टीज़। उसका अगर काम ही हाउस प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदने का है, उसके केस में अगर उसने जो इन्वेंट्री रखी हुई है अपने पास, जो स्टॉक रखा होगा खरीदे हुए घरों का, हाउस प्रॉपर्टी का या बेचे हुए हाउस प्रॉपर्टीज़ के बाद, उस केस में जो भी वो स्टॉक है उसको भी हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर ही हम टैक्स करेंगे, उसको बिजनेस के अंदर टैक्स नहीं करेंगे। देन
अगर हम बात करें कि कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का और उसकी हाउस प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म यूज़ कर रही है, सो उस केस में भी जो पार्टनर है उसकी जो वो हाउस प्रॉपर्टी है उसको इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ही चार्ज किया जाएगा एंड नॉट अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। देन कोई ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जो कि बिजनेस के नाम पर है पर वो बिजनेस के पर्पज़ के लिए कतई बिल्कुल भी कभी यूज़ नहीं की जाती, सो उस केस में भी उसकी जो चार्जेबिलिटी है वो इस हेड के अंदर ही होगी, दैट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फर्दर मोर अगर हम बात करें कि कोई फॉरेन कंट्री में हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो अगर तो वो रेजिडेंट की है, अगर जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी है अगर वो रेजिडेंट है, अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो उस केस में तो वो जो प्रॉपर्टी है उस केस में भी वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। बट अगर वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी बाहर है बट वो नॉट ऑनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की है, सो उस केस में वो एग्जम्प्ट होगी इनकम अगर उसको बाहर ही मिल रही है। बट अगर उसकी वो जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से वो इंडिया में रिसीव हो रही है और इट इज़ पेबल इन इंडिया और इट इज़ रिसीव्ड इन इंडिया, तो चाहे वो नॉन रेजिडेंट है चाहे वो नॉट ऑनरी रेजिडेंट, उस केस में भी उसको इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी चार्ज किया जाएगा। देन अगर हम बात करें एक और पॉइंट की डिस्प्यूट अबाउट ओनरशिप, अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्प्यूट है कि इसका मालिकाना हक किसके पास है, सो टिल द टाइम दैट डिस्प्यूट इज नॉट रिजॉल्व्ड, बिकॉज एज वी हैव टॉक्ड it is levied on the person who is the owner of the property. So till the time that dispute is not being resolved on who is the owner of that property, so the person concerned who is receiving rent from that property shall be presumed to be the owner of the property until and finally the dispute about ownership is being resolved, and such person shall be liable to pay in टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अंडर दिस हेड प्रॉपर्टी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देन अगर हम कुछ और रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है वो एक नोशनल बेसिस पे हम पढ़ते हैं, मीन्स इट इज़ ओनली ऑन ड्यू बेसिस, व्हेन एंड एज द इनकम बिकम्स ड्यू देन वी कंसीडर इट अंडर दिस सेगमेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस सेगमेंट का जो कि बेस है, जो कि हमने सबसे पहली वैल्यू बात ही की बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी है, वो है एनुअल वैल्यू, जिसको कि कहा जाता है एनुअल रेंटल वैल्यू। सो बेसिकली इट इज़ द एनुअल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ विच income is charged under this head rather than actual rent being received. So actual rent कितना रिसीव हो रहा है सिर्फ वो ही एक important पैरामीटर नहीं है, but what is important relevant rather is the annual rental value or the annual expected value means the sum for which that property reasonably be expected to let out from year to year. So कोई भी अगर घर है तो वो कितना एक मार्केट से एक्चुअल एक आइडियल रेंट जो है अमाउंट जो है वो फेच कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सर्कमस्टांसेस लाइक लोकल कंडीशंस क्या है, हाउसेस की डिमांड क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशंस क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसी है और पैरामीटर रेंट सिमिलर तरीके के घरों के लिए क्या चल रहा है उसी लोकेलिटी में। सो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो एक एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू आएगी वो रेंटल वैल्यू को हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू या एनुअल रेंटल वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी और डिसाइडिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, एंड इट इज नॉट ओनली द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। देन अगर हम बात करें हर तरह की प्रॉपर्टी, चाहे प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, सब तरह की प्रॉपर्टीज इस सेगमेंट के अंदर इस हेड के अंदर आती है अंडर द हेड ऑफ इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। और जो एनुअल वैल्यू होती है उस ज़मीन की जो कि बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है उसके विसिनिटी में है, दैट शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड एज वी टॉक्ड। अगर कोई ओपन ज़मीन है जो कि किसी बिल्डिंग के साथ प्रॉक्सिमेट नहीं है, तो उस केस में फॉर एग्जांपल ओपन एग्रीकल्चरल फील्ड और सो ऑन, सो उनको हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कवर नहीं करेंगे। उनसे अगर कोई रेंट आ रहा है तो वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। कोई ओपन टेरेस है, सो घर के ऊपर ओपन टेरेस है बिल्डिंग्स में, सो उसको भी बिल्डिंग टर्म के अंदर इंक्लूड किया जाता है एज पर जजमेंट ऑफ दिस मनप्रीत सिंह वर्सेस ITO बाय दिल्ली हाई कोर्ट। सो ओपन टेरेस की अगर कहीं बात हो रही है तो उसको भी बिल्डिंग का पार्ट माना जाएगा। देन अगर हम बात करें कि कुछ टाइप की
इनकम्स जो हैं, कुछ कैटेगरीज की इनकम जो हैं वो एग्जम्प्ट हैं फ्रॉम दिस हाउस प्रॉपर्टी। तो उस अगर वो इनकम्स हैं, अगर वो कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज़ हैं, तो उन केसेस में जो इनकम हो रही हो हाउस प्रॉपर्टी से उसको हम एग्जम्प्ट करेंगे अंडर सेक्शन 10। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली एग्रीकल्चरल हाउस प्रॉपर्टी। कोई हाउस प्रॉपर्टी जो कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर सिचुएटेड है या उससे बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में सिचुएटेड है, उससे जो उसकी जो इनकम है उसको एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10। सो उस पे हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं लगेगा, वो इस हेड के अंदर चार्ज नहीं होगी। सेक्शन 11(1)(a) की तो इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी विच इज़ हेल्ड बाय एनी रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेज और सच सेगमेंट्स बाय अ ट्रस्ट। सो उस केस में भी अगर उनको कोई चैरिटेबल संस्था है, कोई रिलीजियस पर्पजेज के लिए कोई प्रॉपर्टी होल्ड की गई है किसी ट्रस्ट के द्वारा, तो उसकी इनकम जो भी है वो भी एग्जम्प्ट है, उसको भी इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी चार्ज नहीं करेंगे। देन अगर हम बात करें कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है बट वो खाली घर है, तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 के अंदर ही वो भी एग्जम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस में क्या होता है, असेसिस के पास जो है वो एक से ज़्यादा घर होते हैं। सो ही कीप्स वन ऑफ हिज हाउसेज रिजर्व्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक घर को शो करते हैं, बट वो एक्चुअल में किसी दूसरे शहर में या दूसरी जगह पर किसी दूसरे रेंटेड अपार्टमेंट में या घर में रह रहे होते हैं। दैट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रोफेशन और जॉब और सो हाउ। सो इनकम जो है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो शो कर रहे हैं, चाहे वो खाली रखा हुआ है और वो खुद वो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, तो उस केस में भी उस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उस वो की जो इनकम है उसको निल माना जाएगा, ज़ीरो माना जाएगा, एग्जम्प्ट माना जाएगा। देन एनी हाउस विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पजेज ओनली, सो उसकी जो इनकम है वो इस हेड के अंदर चार्ज नहीं की जाएगी। देन अगर हम बात करें कोई प्रॉपर्टी है विच इज़ हेल्ड बाय रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो उसके प्रॉपर्टी अगर है कोई, तो उसके केस में भी उसको उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। Then house property which is held by local authority like municipal corporation, municipal committee, etc., that shall also be exempted. House property which is held by any scientific research institution, that shall also be exempted. House property which is held by a political party shall be exempt. House property which is held by a university or any other educational institution or a higher educational institution which is working for spreading education and not for profit purposes, तो उसकी भी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो एग्जम्प्ट है। Then house property which is held by a hospital or a medical institution which is working for spreading of medical services to the people or not for profit purposes। एक पैलेस जो कि फॉर्मर रूलर्स जो थे, महाराजे थे, उनको इंडियन स्टेट्स के, डिफरेंट इंडियन स्टेट्स के, उनको भी एक पैलेस अपनी चॉइस का जो है उसको ऐसा प्रॉपर्टी माना गया है जो कि एग्जम्प्ट की जा सकती है। और खुद का सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हाउस किसी का है तो वो जो है वो एग्जम्प्ट है। सो जैसे कि अभी हमने पिछले केसेस में किया था, वो खुद रेंट पे कहीं और रह रहा है बट उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो एक प्रॉपर्टी है आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो एग्जम्प्ट, उसका जो रेंट होता है वो होगा निल। सो ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि एग्जम्प्ट हैं अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। देन अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में प्रॉपर्टीज़ को किस कैटेगराइजेशन में हम फॉल कर सकते हैं, जैसे कि हमने शुरुआती स्लाइड में देखा जो एक्चुअल आईटीआर की प्रेजेंटेशन थी उसमें कैटेगराइजेशन की गई थी। तो प्रॉपर्टी कुड बी अ लेट आउट प्रॉपर्टी जो रेंट पे दी गई है, प्रॉपर्टी कुड बी अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें वो ओनर खुद रह रहा है, और प्रॉपर्टी कुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट मीन्स विच इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी लेट आउट। सो चाहे वो एक्चुअल में लेट आउट हुई है या नहीं हुई या खाली पड़ी हुई है, बट विच इज़ फॉर लेट आउट पर्पजेज और विच इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी लेट आउट। सो ये तीन केसेस हमारे पास होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन में डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे पास टू डिसाइडिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच इज कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड कनेक्टेड देयर टू ऑफ विच द असेसी इज ओनर and other such portions of such property as he may occupy for the purpose of business or profession carried on by him, that shall be not be there. So overall अगर हम बात करें तो ये 3-way कैटेगराइजेशन है हमारे पास जिसके बेसिस पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। सो ओवरऑल प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो एनुअल वैल्यू या एनुअल रेंटल वैल्यू जो हमने बेस लिया